वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आज हम आपके सामने ला रहे हैं 5000 क्वेश्चंस का एक सेट, एक सीरीज, जिसमें आपको जनरल नॉलेज के 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ, और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको उपलब्ध होंगे। अब है क्या कि ये क्वेश्चंस कौन से हैं? ये वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और स्तरीय परीक्षाओं में, जैसे यूपीएससी के द्वारा, किसी पीएससी के द्वारा, एसएससी के द्वारा, एनडीए के द्वारा, या किसी भी अच्छे आयोग के द्वारा जहां जिनकी आप तैयारी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हिस्ट्री सीरीज का पहला मॉड्यूल। शुरुआत वहीं से, मोटिवेशनल क्लास के रूप में। मोटिवेशनल आज मैसेज है कि नो बडी एवर रॉट डाउन अ प्लान टू बी ब्रॉक, फैट, लेजी और स्टूपिड। क्या कोई ऐसा करता है? कोई भी प्लानिंग नहीं करता कि मैं क्या हूंगा, मैं टूटा हुआ बनूं, मैं बहुत मोटा हो जाऊं, मैं बहुत उदास रहूं, मैं बहुत मतलब ऐसा व्यक्ति रहूं जो लेजी है या स्टूपिड कहलाऊं। क्या कोई प्लान करता है? नो बडी कैन। कोई भी ऐसा प्लान नहीं करता। तो क्या कह रहे हैं मैसेज में? दोज थिंग्स आर व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट हैव ए प्लान। जब आप कोई प्लान नहीं करते, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेते, अपनी लाइफ को बस चलने देते हैं और बस ऐसे जैसे कटी पतंग होती है और जहां हवा का झोंका उसे ले जाए, तो ऐसी नॉन प्लान्ड लाइफ में ऐसा होता है। कैसा होता है कि वो फैटी भी होंगे, वो टूटे हुए भी होंगे, लेजी भी होंगे और स्टूपिड भी होंगे। क्यों? क्योंकि आप समाज के साथ नहीं चल पा रहे। तो कहने का मतलब यह है, इफ यू हैव ए प्लानिंग, आपके पास प्लान है, तो बट ऑब्वियस अगर आप प्लान के साथ जाते हैं तो आपका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। आज की शुरुआत हम कर रहे हैं हिस्ट्री से, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था कि जितना बड़ा आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम्पायर नहीं था। कहने का मतलब ये कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे आसपास के सारे रीजन को जीता था। जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो भी आसपास का एरिया है, जैसे म्यांमार है, नेपाल में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और आपका संगोली की संधि हुई, आपको पता होगा। अफगानिस्तान से उनका युद्ध हुआ, सिंध से हुआ, तो काफ़ी बड़े रीजन में उन्होंने कैप्चर किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये गर्व करने की बात है, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर बना, उस एम्पायर की जो स्ट्रेंथ थी, उसका जो रीज़न था, वो रीज़न इस ब्रिटिशर एम्पायर से ज़्यादा था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में एक से एक योद्धा हुए हैं, एक से एक वीर हुए हैं। लेकिन है क्या, जैसा हिस्ट्री के स्कॉलर्स जानते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको लिखने वाले कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे। और वो इसे साबित करना चाहते थे कि भारत के लोग जो हैं वो शासन करने में क्या नहीं है, शासन करने में सबल नहीं है, और उन्हें आदत है कि कोई उनके ऊपर शासन करे, क्योंकि उन्हें तो किस काम से फुर्सत नहीं है? उन्हें फुर्सत नहीं है परलोक से, यानी वो तो अपना परलोक सुधारना चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है इस लोक के कार्य कैसे होंगे। इसलिए इस लोक के कार्य करने के लिए कौन है? वाइट मैन बर्डन थ्योरी आपने पढ़ा होगा कि उसके लिए ब्रिटिशर्स हैं, उनके इस लोक की सेवा करने के लिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में आपने कहानी पढ़ी होगी कि चाणक्य ने जो धनानंद है उससे अपमानित होने के बाद ये कसम खाई थी कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा, और निर्माण करते वक्त उन्होंने किसी छोटे बालक को एक टोली का नेतृत्व करते हुए देखा। वो राजा की तरह व्यवहार कर रहा था और उसको उन्होंने राजा बनाया। तो राजा बनाया और एक अखंड भारत का सपना उन्होंने पूरा किया। आप जानते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके बारे में आपको अगर जानना है तो बहुत सारी बुक्स में उनके बारे में डिटेलिंग है, जैसे विशाखदत्त की लिखी हुई मुद्रा राक्षस में आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। तो वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे वो नंदराज के पुत्र थे, उनके बारे में वृषल या कुलहीन कहा गया। लेकिन अगर आप जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ेंगे, जैन ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर महिमा मंडन किया गया है अशोक का और चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत होती है मौर्यन अंपायर की। उसका पुत्र बनता है बिंदुसार, जिसे हम अमित्र घात कहते हैं। अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला। उसके काफ़ी लोगों से राजकीय संबंध थे। और उसके बाद आता है आपका अशोका द ग्रेट, जिसके बारे में ये किंवदंती है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन को संभाला। और उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज, कि कलिंगा को जीतने के बाद उसने उस रक्तपात से इतना द्रवित हुआ कि उसने युद्ध ना करने का निर्णय लिया और अहिंसा के कार्य प्रारंभ किए। अब पूरी डिटेलिंग क्योंकि मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आपको क्वेश्चंस कराने का है। तो अभी मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको महसूस होगा हिस्ट्री कितनी खूबसूरत है और इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये तो कंठस्थ हो जाती है। एक एक पॉइंट आपको रिमेंबर रहता है, माइंड मैप डेवलप करने की जरूरत है बस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, वोलर है, रॉबर्ट सेबल है, जेम्स प्रिंसेप है, कार्डिंगटन है। तो इनमें से उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। कौन है उत्तर? जेम्स प्रिंसेप उत्तर है इसका। तो जेम्स प्रिंसेप पर आप क्या करेंगे? जेम्स प्रिंसेप को आप ओके कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो देखिए, प्रश्न जो है 10 तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पहले पूछ लिया कि बताइए शिलालेखों को किसने पढ़ा, फिर पूछ लिया अभिलेखों को किसने पढ़ा, फिर पूछ लेंगे आगे जाकर के ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर एक ही। इन प्रश्नों को शामिल करने का उद्देश्य यही है, आपको बताना कि आपसे किसी प्रश्न को 100 तरह से पूछा जा सकता है, पर आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपसे कैसे भी प्रश्न पूछा जाए। तो दोनों का उत्तर सेम है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज गिव मी फील। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? वो सेम कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं कि ये तीनों बातें एक ही हैं। और कौन है वो? मिस्टर जेम्स प्रिंसेप हैं। कौन है? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा ना तो ब्राह्मी थी, ना नंदनागरी थी, ना शारदा थी। तो कौन सी थी? आगे बढ़ते हैं, शायद वहां उत्तर हो। तो यहां उत्तर है, वो थी खरोष्टी। तो मैं आपको बता दूं, जो खरोष्टी भाषा थी, खरोष्टी लिपि थी, वो किस क्षेत्र में पाई जाती थी? खरोष्टी लिपि पाई जाती थी आपकी पश्चिमोत्तर भारत में, यानी जहां आज की डेट में आपका पाकिस्तान है और पाकिस्तान से आगे का क्षेत्र। तो ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहां पर खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि ऐसे ही थी जैसे कि आप जानते हैं कि उर्दू को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है, तो वो कहां से मिली है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से मिली है? ये कलसी पड़ता है आपका देहरादून जिले में। देहरादून जिले में कलसी एक प्लेस है और वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, और आपको पता होगा अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो ये इसका 4th आंसर आपका हो जाएगा, कालसी या कलसी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगासनीज भारत आया? मेगासनीज एक फेमस राइटर था, और वो किसके शासनकाल में आया था? मेगासनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसके बाद अगले प्रश्न पर, मौर्य काल में टैक्स को छिपाने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? तो दंड कौन कौन से हैं? मृत्युदंड है, सामानों की कुर्की कर ली जाती थी, कारावास दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा अपराध था कि आप टैक्स को छुपा रहे हैं। तो उसके लिए क्या दिया जाता था? उसके लिए दिया जाता था मृत्युदंड। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडिका जो है, मेगासनीज की इंडिका में बहुत क्लियरली एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया है। उन्होंने बताया कि वहां पर
6 समितियां थी और हर समिति में 5-5 लोग शामिल थे, यानी 5-5 अधिकारी मिलाकर के एक समिति का निर्माण करते थे। और ऐसी 6 समितियां थी और वो 6 समितियां पूरे नगर प्रशासन को देखती थी। इज इट क्लियर? तो उसमें क्या होता था कि जो छठी समिति थी उसका काम क्या था? उसका काम था कि जो भी बिक्री कर है उसको वसूलना। उसका काम क्या था? बिक्री कर को वसूलना। और जैसे जैसे आप सेल टैक्स पढ़ते ना, यानी विक्रय कर, जितने अमाउंट का आपने कोई चीज बेची तो जो टैक्स लगता था वो क्या लगता था? 10वां हिस्सा लगता था, यानी जैसे 10% कहते हैं। 100 रुपए का सामान बेचा तो उस पर 10 रुपए जो है वो आपके सेल टैक्स, विक्रय कर के रूप में लगते थे। इज इट क्लियर? लेकिन अगर किसी ने वो नहीं दिया या छिपा लिया तो ये टैक्स की चोरी थी और इसके लिए सीधा मृत्युदंड था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से उल्लिखित वो प्राचीन निम्न में से किसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तानी थी? मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। इंडिका लिखने वाले मेगास्थनीज ने अपनी बुक में यह जिक्र किया है कि भारत में दास्तान नहीं थी, जबकि यह एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है क्या? क्योंकि वो एक बाहरी सदस्य थे और बाहर से आए थे, इसलिए वो यहां के कल्चर को समझ नहीं पाए। उन्हें पता ही नहीं लगा कि हम लोग अपने, जिन्हें दास कहा जाता था, उन्हें परिवार के रूप में ही इस्तेमाल करते थे, परिवार के सदस्यों की तरह रहते थे, इसलिए उन्हें यह भान ही नहीं हो पाया कि ये दास हैं, ये सर्वेंट हैं। तो इसलिए उन्होंने जिक्र किया अपनी इंडिका में कि दास थे ही नहीं भारत में। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है और वो किस बुक में लिखा गया है? तो वो कौन है? वो इंडिका है। यहां ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न, मानवीय भूल है, कृपया क्षमा करें। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान नगर पालिका सुशासन का कौन सा कार्य जो है वो मौर्य काल से जारी था? तो मौर्य काल से जारी कौन सा था? नापतोल के बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। जी बिल्कुल, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। क्या था उत्तर इसका? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने नगर पालिकाओं के बारे में बताया आपको, नगर प्रशासन कौन संभालते हैं? नगर पालिका, जैसे आज भी संभालती हैं। तो उस वक्त जो नगर का प्रमुख होता था उसे नागरक कहते थे। क्या कहते थे? नागरक। और मैंने जैसे अभी बताया कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कहा कि भाई जो नगर है उसका प्रशासन संभालने के लिए 6 समितियां होती थी। अब इन 6 समितियों में से मैंने छठी समिति की बात की थी कि बिक्री कार्य कर का कार्य जो थी वो छठी समिति देखती। ऐसे ही जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा देखने वाली तीसरी समिति थी, और हर समिति में मैंने बताया आपसे कि 5 सदस्य होते थे। चलिए इसी के साथ ये प्रश्न हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व को इकट्ठा करता था? तो राजस्व को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कौन था, आपको यह बताना है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्व को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति समाहर्ता था। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, समाहर्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर है। व्यापारी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है कौन था, अभी भूल रहा हूं। अंतःपाल, अंतःपाल इंपॉर्टेंट है। अंतःपाल के बारे में आपने पढ़ा भी हो शायद, कि जो आपका सीमावर्ती फोर्ट होते थे, मतलब जो सीमा पर रक्षा करने के लिए जिन दुर्गों का निर्माण किया जाता था, उन दुर्गों की रक्षा करने के लिए अंतःपाल होता था। ठीक है, अंतःपाल कौन था? मतलब एक तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना जैसी, तो उसका जो हेड हो, तो इसी तरह से समझ लीजिए जो दुर्ग बने हुए थे, जैसे बाहरी तरफ से आक्रमण होता था, पश्चिम उत्तर भारत से तो हमारे ऊपर आक्रमण होते ही रहे हैं, तो वो प्लेसेस क्या थे, वो रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे। तो वहां पे क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन होता था। तो वो आप कभी भी किसी भी पीरियड में देखेंगे, जब भी आक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, मतलब जब केंद्र सुदृढ़ रहा है, तो उस वक्त क्या किया गया, उस वक्त आपका पश्चिमोत्तर भारत पर जो फोर्ट्स थे उनको कंट्रोल करके रखा गया, अपने कब्जे में रखा गया, और बाहर से होने वाले हमलों को रोका गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। जैसे आपको अलाउद्दीन खिलजी याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कंट्रोल किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
मौर्य काल में सीता से क्या मतलब है? देखिए मैं बता दूं आपको, सीता सुनने में माता का नाम लगता है, माँ सीता, लेकिन ऑप्शंस भी उसी तरह के हैं। एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। देखिए कोई सीधा आदमी जाए तो माता ही दिखाई देती है, और एक देवी हो सकता है राइट हो जाए, लेकिन है क्या सीता से मतलब क्या है? सीता का मतलब ही होता है भूमि की व्यवस्था। मतलब सीता जो है का जो इस्तेमाल किया गया है, तो सीता यानी उसका भूमि से मतलब है। तो सीता अध्यक्ष जो होते थे, भूमि से जो कार्य हम करते थे भूमि को लेकर के, तो उसकी व्यवस्था देखने वाले अधिकारी को ही सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या हो जाएगा? फिर उत्तर में ये उत्तर हो जाएगा इसका, राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से मौर्य युगीन तोल मान का प्रभारी कौन था? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, आपने पढ़े होंगे ये सारे के सारे, लेकिन फिर भी रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो इसका उत्तर हो जाता है पौतवा अध्यक्ष। कौन हो जाता है? पहला ही ऑप्शन है पौतवा अध्यक्ष, तो ये इसका राइट आंसर है। तो पौतवा अध्यक्ष के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि मौर्य युग में तोल मान आप समझते हो, जैसे हम बांट तराजू वाले जो अधिकारी होते हैं, तो उस तरह की अरेंजमेंट जो था वो देखते थे पोतवाध्यक्ष। ठीक है, और अब जैसे अगला प्रश्न, अगला इन्होंने ऑप्शन दे दिया पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष तो क्या था? ये आपका था वाणिज्य, जो वाणिज्य डिपार्टमेंट को देख रहा था वो था पन्याध्यक्ष। अब सीताध्यक्ष तो मैं भी बता चुका हूं, जो कृषि भूमि से होने वाले अरेंजमेंट थे उन सबको देखने वाले सीताध्यक्ष। यहाँ पे मात्रा गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला आता है कि सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष जो होता था ये था कसाई खाना जैसे होता है, बूचड़ खाना कहते हैं जैसे, उसका अध्यक्ष होता था। अगला आता है इसके बाद, अगला है कि पंकोद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। अब ये बड़ा भारी भरकम शब्द है, आप बस ये याद रखेंगे इसको। सॉरी, सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी थी, और उसके लिए जो अधिकारी थे, क्योंकि नगर प्रशासन की बात चल रही है भाई, सड़क पर जो कीचड़ फैलाने वाले लोग थे उन पर लगने वाला, उनके ऊपर लगने वाला जुर्माना था ये, सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य काल में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा होना चाहिए? चलिए बात करते हैं। ऑप्शन दिए हैं वैशाली। देखिए वैशाली के बारे में अगर आपको याद आ रहा हो तो वैशाली कब की है? वैशाली का टाइम पीरियड याद कीजिए, ये तकरीबन भगवान बुद्ध और जो आपके महावीर स्वामी जी हैं उनके समय के तकरीबन की हैं। ठीक है, और वैशाली जो है शिक्षा के केंद्र के रूप में उस तरह से प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि हाँ ये है कि भाई क्योंकि महापुरुष हुए थे तो उनसे रिलेटेड आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, उस वक्त शिक्षा के केंद्र के रूप में नहीं उभरी थी। नालंदा की जहां तक बात हम कर रहे हैं तो नालंदा जो है वो भी बौद्धों की शिक्षा का केंद्र रहा है, और बौद्धों की शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट हुआ नालंदा का, तो वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था आपका नालंदा की अगर आप बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है तो ये गुप्त काल में हुई है, तकरीबन कुमारपाल महेंद्र द्वितीय वगैरह के समय की बात है। अच्छा, उसके बाद अगर तक्षशिला की बात करें तो आप चाणक्य को याद कीजिए, या चाणक्य करके एक एपिसोड भी आता था, मैंने देखा है। तो तक्षशिला आपको याद आएगा कि वो वहां पर चाणक्य जी ने आंभी को और चंद्रगुप्त मौर्य को एक साथ उन्होंने प्रशिक्षण दिया था, और अगर आपको याद आ रहा हो तो ये तक्षशिला ही था, क्योंकि उस वक्त का सबसे प्रसिद्ध विद्या केंद्र था ये, जबकि बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन की जहां तक बात है तो उज्जैन भी आप समझ लीजिए कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय से अटैच है, या ये कहिए कि गुप्त काल से अटैच है। उज्जैन जो है फेमस जो रहा है वो गुप्तों के समय में रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसके बाद भाग और बलि थे। देखिए भाग और बलि के बारे में मैं आपको बता दूं, भाग से मतलब होता है पार्ट, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्ट, हिस्सेदारी, जैसे हम कहते हैं हिस्सा, मेरा हिस्सा, तो ये हिस्सा समझो कैसे।
भाई भूमि का मालिक कौन? भूमि का मालिक राजा। भूमि का मालिक कौन? राजा। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन मालिक कौन है? राजा है। तो किसान ने खेती की, खेती की, फसल उपजाई, फसल उपजाई, लेकिन उसका हिस्सा किसको देना है? मालिक कौन है? मालिक राजा है। तो राजा को कर के रूप में या हिस्से के रूप में जो धन दिया गया वो क्या है? वो हो जाएगा आपका भाग। और दूसरी बात आती है बलि। तो आपने सुना होगा कि मैं आपके बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं, यानी किसी के ऊपर एक मतलब भाव बनना, आशुतोष वाली स्थिति कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, भाई आप राजा हैं, आप देवता हैं, आप ये हैं वो। तो जैसे डेली रूटीन में कुछ कुछ भी चढ़ावा चढ़ा आना कि भाई राजा जी मैंने हमारे यहाँ ये आम आज आए हैं हमारे बाग में, या आज हमारे यहाँ पर टमाटर हैं और ये हैं, या हमारी गैया ने बछड़ा दिया है तो दूध है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती थी वो बलि में काउंट होती थी, बलिहारी के रूप में। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये स्रोत हो गए आपके, किसके स्रोत हो गए बताइए? ये स्रोत हो गए आपके किसके? राजस्व के स्रोत हो गए। तो इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? अगला प्रश्न हो जाएगा, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन था? तो गिरनार क्षेत्र की बात हो रही है। तो गिरनार क्षेत्र में किसने किया गया था? तो उसका इन्होंने ये पूछा है कि किस में जिक्र किया गया है। प्रश्न मिसमैच लग रहा है ये मुझे, प्रश्न थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है कि भाई कह रहा है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था गौतमी पुत्र शातकर्णी की नासिक प्रशस्ति। ये प्रश्न गलत लिखा गया है, देखते ही पता लग रहा है। इसमें ऑप्शंस उल्टे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रश्न यह होना चाहिए था कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी शासक ने गिरनार क्षेत्र में जो झील का निर्माण करवाया उसका उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, यह होना चाहिए था प्रश्न। तो चलिए हम प्रश्न को ऐसे घुमा लेते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो उत्तर आएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्योंकि जूनागढ़ अगर आपको पता हो, जूनागढ़ रियासत याद आ रही हो, तो ये गिरनार क्षेत्र है। ठीक है, तो देखते ही पता लग रहा है ये कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, 1 सेकेंड, यस, ये हो जाएगा गिरनार क्षेत्र। ठीक है, तो ये इसका होना चाहिए। अरे अशोक का गिरनार, नहीं नहीं नहीं, ये होगा आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इज इट क्लियर? चलिए अगला आता है इसके बाद, अगला प्रश्न क्या आएगा इसके बाद? महाक्षत्रप रुद्रदामन, नहीं 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 नहीं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो अशोक का अभिलेख किस में पाया जाता है? अशोक का अभिलेख पाया जाता है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है इसके बाद। अगला प्रश्न है कि बराबर की जो पहाड़ी हैं उनकी गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? इनमें से कौन एक सही नहीं है? ये प्रश्न का उत्तर हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं आपको। अगर बराबर की पहाड़ियां आपने पढ़ी हैं, सुदामा, चौपार, याद आ रहा होगा, तो बराबर की जो पहाड़ी है उस पर 4 गुफाएं, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकता, तो ये तो ओके रिपोर्ट है जी। अगला आता है 3 गुफाओं को की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये बात भी बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन में भी कोई गलती नहीं है। तीसरा आता है ये अभिलेख इन गुफाओं को ये गलत लिख दिया यार, आजीविकों आएगा, ये को समर्पित हैं, इस बात का उल्लेख करते, बिल्कुल ठीक है, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। अब चौथी बात आती है कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के। भैया कोई इनसे पूछे कि जो मौर्यन अंपायर है, मौर्यन अंपायर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या कर रहा था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं कर रहे थे भैया, ये वंश था ही नहीं। वंश कब आया है? ये वंश आया है 3री शताब्दी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है,
तो इसलिए आप फोर्थ ऑप्शन को रॉन्ग कर देंगे। आगे बढ़िए। अगला है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सबको पता है, वृद्धरथ। वृद्धरथ जो था वो अंतिम सम्राट था, तो ये आप ओके कर दीजिए। अगला प्रश्न, एडी के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किसने दिया? तो देखते हैं। एडी के पूर्व यानी ईस्वी से पहले, ईस्वी से पहले की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त महापदम नंद नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। अगला प्रश्न आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बिल्कुल व्यवस्था की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में निर्माण कराया था किसका? लेक का, गिरनार लेक जो थी। तो ये तो ऑप्शन सही है। और दूसरा क्या है? अशोक ने भी कराया था, अशोक ने भी पुनर्निर्माण या कुछ ना कुछ कराया था, याद है। उसके बाद रुद्रदमन, लेकिन रुद्रदमन का पीरियड क्या है? उसका पीरियड है 150 एडी है। तो क्योंकि इसका पीरियड आपका एडी के पूर्व का नहीं है, तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो जाता है। और महापदम नंद तो है ही नहीं, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों होंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ ये प्रश्न खत्म होता है। बस हो गया। तो यानी अब प्रश्न बस इतने ही थे, लेकिन ये प्रश्न खत्म नहीं हुए, कुछ ही प्रश्न हो पाए समय के अभाव में। अगली यूनिट जल्दी ही आएगी और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट।